आज रविवार दिनांक 4 अप्रैल 2021 भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यानमाला के 24वें व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ और साथ में सप्रेम जय भीम भी। पिछले रविवार को 28 मार्च 2021 को हमने माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया उस पर चर्चा की और बाद में पिछले व्याख्यान में हमने उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था मसौदा प्रस्तुत करते समय, प्रस्ताव इस प्रकार था। ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, I introduce the draft constitution as settled by drafting committee and move that it is be taken into consideration. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मसौदा निर्माण किया, परंतु उन्होंने न तो मसौदे के संबंध में और न ही संविधान के संबंध में यह दावा किया कि यह मेरी निर्मित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर भी हमेशा यह कहते रहे हैं कि यह मसौदा समिति का कार्य है, मैं केवल मसौदा समिति का एक अध्यक्ष था। और इसीलिए वो कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट सर, I introduce the draft constitution as settled by drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिस प्रकार से संविधान का मसौदा निर्धारित किया है वह मसौदा मैं संविधान सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए इसलिए प्रस्तुत करता हूँ। 4 नवंबर 1948 को ही माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मसौदा प्रस्तुति के समय का भाषण समाप्त होने के बाद माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस मसौदे पर चर्चा आरंभ हुई और सर्वप्रथम चर्चा में सहभागी होने वाले थे मौलाना हसरत मोहानी और उनके बाद में दूसरे सदस्य थे श्री दामोदर स्वरूप सेठ। इन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा, चर्चा आरंभ नहीं की, मसौदे पर चर्चा आरंभ नहीं की। दोनों ने संशोधन प्रस्ताव रखा। दोनों प्रस्तावों में समानता यह थी कि दोनों ही महानुभाव यह कहते हैं कि संविधान के मसौदे पर चर्चा अभी स्थगित की जानी चाहिए। उनका तर्क यह था, उनका युक्तिवाद यह था कि यह संविधान सभा संविधान के मसौदे पर चर्चा करने के लिए न तो अधिकृत है और न ही सक्षम है, क्योंकि संविधान सभा सार्वत्रिक प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं हुई है और इसीलिए इसको संविधान के मसौदे पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। और आगे वह संशोधन प्रस्ताव में कहते हैं कि जब तक संविधान सभा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं होती तब तक संविधान के मसौदे पर चर्चा को स्थगित रखना चाहिए। इसका जवाब संविधान सभा ने पहले ही दे दिया था। संविधान सभा में कहा था कि हम सार्वभौम हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मेरी जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी यह प्रस्ताव रखा था, तब स्पष्टतया कहा था कि संविधान सभा यह चाहे किसी भी प्रकार से निर्वाचित हो परंतु संविधान सभा सार्वभौम है और सार्वभौम होने के नाते संविधान सभा को संविधान निर्माण का अधिकार है और संविधान सभा जो निर्णय लेगी वह निर्णय ही संवैधानिक निर्णय माने जाएंगे। डॉक्टर
PS देशमुख, पंजाबराव देशमुख जी ने जो आलोचना की थी उसका जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही थी। फिर भी यह प्रस्ताव रखे गए और फिर जैसा कि सांसदीय परंपरा है, संसद की एक कार्य की प्रक्रिया होती है, उसके तहत पहले संविधान के मसौदे के प्रस्ताव पर जो संशोधन रखे गए थे, मौलाना हसरत मोहानी जी का संशोधन और दामोदर स्वरूप सेठ का संशोधन, इस पर सर्वप्रथम चर्चा हुई। इसका जवाब डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं दिया, मगर कुछ सदस्यों ने इस पर चर्चा की, अपना सहभाग दिया और बाद में अध्यक्ष महोदय ने यह दोनों प्रस्ताव संविधान सभा में वोट के लिए रखे और दोनों प्रस्ताव नकार दिए गए। मौलाना हसरत मोहानी का संशोधन भी अस्वीकृत हो गया और दामोदर स्वरूप सेठ का भी संशोधन अस्वीकृत हुआ। दोनों संशोधन अस्वीकृत होने के पश्चात अध्यक्ष महोदय कहते हैं, माननीय डॉक्टर आम्बेडकर के प्रस्ताव पर अब सभा सामान्य वाद विवाद आरंभ करेगी। क्या था डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का प्रस्ताव यह था कि प्रेसिडेंट सर, I introduce the draft constitution as settled by the drafting committee and move that it be taken into consideration. अध्यक्ष महोदय, मसौदा समिति द्वारा तय किए गए मसौदे को मैं सभा के समक्ष उपस्थित करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। अब विचार विमर्श आरंभ हुआ। संविधान के मसौदे के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नहीं, संविधान का मसौदा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई और इस चर्चा के समारोह के बाद में स्वाभाविकतया यह प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय वोट के लिए रखेंगे और रखने के बाद स्वीकृत हुआ तो आगे फिर इस मसौदे पर आर्टिकल वाइज, अनुच्छेद वाइज चर्चा आरंभ होगी। तो इस प्रस्ताव पर अब सर्वप्रथम बोलने के लिए श्री HV कामत खड़े हुए। HV कामत कांग्रेस के बड़े ही वरिष्ठ सदस्य थे और एक जानी मानी हस्ती रही है कांग्रेस पार्टी की। HV कामत खड़े हुए हैं और उन्होंने चर्चा में अपना योगदान देते समय यह कहा, संविधान में बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 और ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा विदेशों के संविधानों से लिया गया है। मैंने आपसे बार बार कहा और फिर बार बार कहना पड़ेगा और बार बार यह मुद्दा आते रहेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय कुछ आलोचनाओं का जवाब देने के पश्चात भी वही आलोचनाएं बार बार दोहराई जा रही है और इसीलिए कामत जी ने फिर से वही आलोचना पुनरुक्त की, फिर से उसे दोहराया और कहते हैं कि भाई संविधान में क्या है, संविधान का मसौदा क्या है, तो 1935 के कानून की प्रतिलिपि है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जैसे विदेशों के संविधानों से लिया गया एक प्रकार से एक नकल है। तो इस प्रकार की आलोचना उन्होंने की, परंतु इस आलोचना को करते समय वह बड़ी मार्मिक टिप्पणी करते हैं डॉक्टर आम्बेडकर पर और कहते हैं, लिया तो लिया 1935 के कानून से लिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, मगर फिर भी मसौदा समिति कहिए या डॉक्टर आम्बेडकर कहिए उस पर गर्व महसूस करती हैं। ये बड़ी चुभने वाली टिप्पणी है, ये बड़ी चुभने वाली टिप्पणी है, इसलिए दोहराना पड़ेगा कि मसौदा समिति इस पर गौरव करती है। काय पर? 35 के कानून से लेने पर और विदेशों के संविधानों से लेने पर गौरव करती है। और फिर आगे कामत जी कहते हैं, मैंने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना। किनका भाषण? माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भाषण। कब? जब संविधान का मसौदा प्रस्तुत कर रहे थे तब। वो कहते हैं कामत, मैंने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना, परंतु मुझे लाभ कुछ भी नहीं हुआ। परंतु कामत कहते हैं मुझे लाभ
कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी अजीब सी मानसिकता होती है। कभी कभी पूर्वग्रह जो होते हैं वह पूर्वग्रह अपने दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं, अपने बुद्धि को ब्लॉक कर देते हैं, अपने विवेक को ब्लॉक कर देते हैं और इसीलिए कुछ भी नया समझने की क्षमता बाधित होती है। यदि कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। कभी कभी कहते हैं कि नकारात्मक अनुभव भी बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। सकारात्मक अनुभव से तो हर कोई सीखता है, परंतु नकारात्मक अनुभव भी शिक्षा प्रदान करते हैं। परंतु कामत जैसे पूर्वग्रह दूषित मानसिकता के लोग जब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से कुछ सीखना ही नहीं चाहते होंगे तो उन्हें क्या लाभ होने की संभावना है। और इसीलिए कामत जी कहते हैं, बड़े बड़े मनोभावों से कहते हैं, एक प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ, परंतु उनका यह विधान निश्चित तौर पर मैं यह कहूँगा कि पूर्वग्रह दूषित है। और कुछ भी कहें कि मैंने ध्यान से भाषण सुना परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ, मैं उनसे, कामत कहते हैं, मैं उनसे यह आशा करता था कि वे हमें बताएं कि उन्होंने हमारे राजनीतिक अतीत से भारतीय जनता की संपूर्ण राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रतिभा से क्या लिया। फिर से वही आलोचना कि प्राचीन भारत का प्रतिबिंब मसौदे में नहीं है, प्राचीन भारत से मसौदे में कुछ भी नहीं लिया गया है, हिंदू राज्य व्यवस्था से कुछ भी नहीं लिया गया है, राम राज्य से कुछ भी नहीं लिया गया है, ग्राम स्वराज की संकल्पना से कुछ भी नहीं लिया गया है, गांव स्वायत्त थे, स्वयंपूर्ण थे, कुछ भी नहीं लिया गया है। और इसी संबंध में कामत जी फिर से एक बार सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे राजनीतिक अतीत से भारतीय जनता की संपूर्ण राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रतिभा से क्या लिया। अब आध्यात्मिक प्रतिभा का क्या मतलब होता है और आध्यात्मिक प्रतिभा से क्या लेना देना है। क्या माननीय कामत जी, एच.वी. कामत जी हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं, आध्यात्मिक राज की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर हिंदू राज की स्थापना करना चाहते हैं, मालूम नहीं। परंतु उन्होंने इस बारे में जरूर कहा कि न तो प्राचीन भारत से कुछ लिया गया है, न तो हिंदुओं की राजनीतिक आध्यात्मिक परंपरा से कुछ लिया गया है और न ही गांव से कुछ लिया गया है। और फिर आगे कहते हैं इस बारे में संपूर्ण भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। नहीं कहा डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते थे संविधान के माध्यम से। डॉक्टर अंबेडकर सांसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कभी तो भी कहा है 25 नवंबर 1949 के भाषण में, और फिर इसी भाषण में भी उन्होंने कहा कि भारत के समाज में 2500 साल से लेकर तो आज तक डेमोक्रेसी की परंपरा नहीं रही है। डेमोक्रेसी क्या है तो दीवार पर लगे हुए पेंट का आवरण जितना जाड़ा होता है, पेंट का कोटिंग जितना थिक होता है, वैसी ही लोकशाही, वैसे ही लोकतंत्र इस देश में है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने गांव से कुछ भी नहीं लिया है। परंतु कामत जी को इस पर भी आक्षेप है कि उन्होंने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। आगे कहते हैं कामत जी, श्रीमान हमारे गांवों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रकार के यदि घृणापूर्ण नहीं तो अनिच्छापूर्ण भाषण को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांव nothing but sink of localism, den of ignorance, narrow-mindedness and communalism। गांव कुपमंडुकता के परनाले है, अज्ञान, संकीर्णता और सांप्रदायिकता की काल कोठरियाँ हैं। गांधीवादी जो थे उनको यह विधान इतना चुभ गया कि उसकी चुभन, उसकी पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और इसीलिए गांधीवादी जितने भी संविधान सभा में बैठे थे, जब भी उन्हें बोलने का अवसर मिला तब उन्होंने इस बात को दोहराया और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के उस अंश की बार बार आलोचना की। और इसीलिए कामत भी अपनी व्यथा, अपना दुख व्यक्त करते हैं कि गांव के संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने भाषण में जो भी कहा है उससे वह दुखी है।
और इस दुख के अभिव्यक्ति के संबंध में कामत जो विधान करते हैं वह बड़ा ही मार्मिक विधान है। ध्यान से सुनिए। कौन से दुख की अभिव्यक्ति? कि डॉक्टर आम्बेडकर गांव को क्या कहते हैं डॉक्टर आम्बेडकर? गांव को नथिंग बट सिंक ऑफ लोकलिज्म, डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। गांव कुपमंडुकता के परनाले है, अज्ञान, संकीर्णता, सांप्रदायिकता की कालकोठरियाँ हैं। और फिर इस विधान पर अपना दुख, अपनी व्यथा, अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एच.वी. कामत कहते हैं गांधीवादी डॉक्टर आम्बेडकर को कैसे देखते थे। भले ही पुनर्निर्वाचन हुआ संविधान सभा में, भले ही मसौदा समिति में डॉक्टर आम्बेडकर गए, भले ही उनके काम की सराहना की जा रही थी, भले ही उनके बगैर संविधान का निर्माण असंभव सा लग रहा था कांग्रेस वालों को, फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति उनका पूर्वग्रह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे भी कुछ सदस्य थे। तो कामत जी कहते हैं कि कदाचित मसौदा समिति बनाने में हमारी गलती हुई। क्या कहते हैं कामत जी? वो विद्वत्ता जाने दीजिए, डॉक्टर आम्बेडकर कितने विद्वान हैं, उनकी संविधान के निर्माण के लिए सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, उनके बगैर संविधान बन नहीं सकता, ये सारी विशेषताएं हो सकती है, परंतु कामत जी को इन विशेषताओं का, इन ज्ञान का, इस ज्ञान का, इस विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। उनका एक ही दुख है कि जो आदमी गांधी जी का अनुयायी नहीं है, जो आदमी गांधी जी का फॉलोअर नहीं है, ऐसा व्यक्ति कितना भी विद्वान हो उसको हम पूजनीय नहीं मानते। उसको स्वीकार करना हमारे लिए बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए कांग्रेस वाले आम्बेडकर को स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि वह गांधी के अनुयायी नहीं थे। हिंदू उनको, उनकी विद्वत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं थे। तो ऐसी बड़ी अजीब सी सिचुएशन उस समय थी। कदाचित आज है या नहीं, अपने अपने अनुभव के आधार पर हम देख सकते हैं। और इसीलिए कामत जी कहते हैं कि हमने गलती की, डॉक्टर आम्बेडकर जैसे व्यक्ति को मसौदा समिति में भेजा, हमारी गलती हो गई क्योंकि वह गांधी के विरोधी रहे। और अगले सेंटेंस में वह अपने मन की बात, अपनी व्यथा बड़ी खुलकर कहते हैं और कहते हैं समिति में केवल एक मुंशी के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरणा प्रदान करने वाले उत्साह को समझने की क्षमता रखता हो। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा, स्वतंत्रता संग्राम से उत्साह, स्वतंत्रता संग्राम से ऊर्जा कामत जी कहते हैं कौन प्राप्त कर सकता है? वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी हुआ हो। परंतु यह इतना नहीं है, इस विधान को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। कामत जी की मान्यता यह है कि जो व्यक्ति गांधी जी के नेतृत्व में किए गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो व्यक्ति सहभागी नहीं हुई, वह व्यक्ति आंदोलन से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकता, वह व्यक्ति आंदोलन से ऊर्जा नहीं प्राप्त करता, उस व्यक्ति में आंदोलन को समझने की क्षमता नहीं हो सकती, उनका हृदय इस बात को समझ नहीं सकेगा। ऐसी मान्यता कामत जी की थी। और इसीलिए कामत जी कहते हैं कि केवल एक थे सदस्य, वो के.एम. मुंशी, जो गांधी जी की प्रेरणा को समझ सकते थे, जो गांधी जी के नेतृत्व में कार्यरत है, जो गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाया गया उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते। अन्य कोई सदस्य ऐसा नहीं था जिसको गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन, उससे प्राप्त प्रेरणा, उससे प्राप्त ऊर्जा समझने की क्षमता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार से कामत जी अपना दुख, अपनी व्यथा, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे। अब आइए दूसरे सदस्य मिस्टर फ्रैंक एंथनी क्या कहते हैं। कहते हैं अध्यक्ष महोदय, यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर सभा में उपस्थित नहीं है, फिर भी
वकील होने के नाते मुझे उनको हमारे संविधान के मसौदे में निहित सिद्धांतों के प्रमाण युक्त तथा स्पष्ट विश्लेषण के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान के मसौदे पर चर्चा चल रही थी स्वीकृति के संबंध में, तब शायद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वह मंत्री भी थे, अपने कार्यालय में बैठे होंगे काम करते हुए। ऐसा नहीं कि अब मसौदा प्रस्तुत हो गया आप चर्चा करते रहो मैं घर पर आराम करता हूँ, ऐसी तो स्थिति थी नहीं। उन पर और अनेक जिम्मेदारियाँ थी, वह विधि मंत्री भी थे, इसीलिए उनको वह भी जिम्मेदारी थी। तो वह कहते हैं, एंथोनी जी कहते हैं कि मैं भी एक वकील हूँ। एंथोनी जी भी एक वकील थे और उन्हें कहते हैं एक वकील होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया, उस समय प्रस्तुत करते समय संविधान के मसौदे में जो सिद्धांत रखे गए हैं, डेमोक्रेसी के संबंध में, सांसदीय लोकशाही के संबंध में, फेडरल स्टेट के संबंध में जो भी सिद्धांत रखे गए हैं, उन सिद्धांतों का उन्होंने प्रमाण युक्त और स्पष्ट विश्लेषण किया है। क्या कहते हैं? प्रमाण युक्त और स्पष्ट विश्लेषण किया है। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बधाई देता हूं उनके ऐसे स्पष्ट विश्लेषण के लिए, प्रमाण युक्त विश्लेषण के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आगे कहते हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर की भावना का समर्थन करता हूं कि जो उन्होंने अल्पसंख्यक की ओर से इन प्रावधानों के समर्थन में प्रकट की, इन प्रावधानों के संबंध में प्रकट की। कौन सी भावना थी डॉक्टर अंबेडकर की? मैं फिर से आपको 4 नवंबर 1948 के संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय के भाषण की याद दिलवाना चाहता हूँ। उस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मसौदा समिति ने जो संविधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्याक है उनके लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान करे। आगे ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कि बहुसंख्यकों की यह जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सुरक्षा प्रदान करे, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। यह भावना जो डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के प्रति व्यक्त की या अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार के संबंध में यह भावना जो व्यक्त की, उसका मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा फ्रैंक एंथनी कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होने के नाते धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के मसौदे में मसौदा समिति के आदेश से, मसौदा समिति के निर्णय से संविधान के मसौदे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो प्रावधान किए और उनके समर्थन में अपने भाषण में जो तर्क दिए, उसके समर्थन में अपने भाषण में जो भावनाएं व्यक्त की, उसके लिए फ्रैंक एंथनी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनके भावनाओं को समर्थन व्यक्त करते हैं। एंथनी आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि हमारा विकास संविधान में लिखित शब्दों पर निर्भर नहीं होगा, वह इस बात पर निर्भर होगा कि हम कितनी निष्ठा से इस संविधान के मूलभूत तत्वों का पालन करते हैं। शब्द शब्द होते हैं, शब्दों से विकास नहीं होता, उस शब्दों के पीछे जो सार है, उन शब्दों का जो अर्थ है, उन शब्दों का जो मतलब है। इसके आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान में जो भी लिखा है वह पहले लिटरेरी एंड इसको कहेंगे हम कि भाव, शब्द और भाव दोनों तरह से, उसके पीछे का अर्थ और उसके पीछे की भावना जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उस प्रावधान को हम समझ नहीं सकते। लेटर एंड स्पिरिट कहा जाता है। संविधान को यदि समझना है तो केवल लेटर में नहीं, शब्दों के अर्थों के द्वारा हम संविधान को नहीं समझ सकते, उसके पीछे की भावना यानी स्पिरिट भी समझना जरूरी है। और इसीलिए यदि भावना समझनी है, शब्द समझने हैं तो संविधान पढ़िए, मगर उसके पीछे कि हम भारत के लोग
ये शब्द समझने हैं तो प्रास्ताविका पढ़िए, परंतु उसके पीछे की भावना पढ़नी है, समझनी है, जाननी है तो संविधान सभा डिबेट्स में आपको जाना होगा और वो पढ़ना होगा। एंथनी जी वही बात कहते हैं कि हमें संविधान को, इस मसौदे को लेटर एंड स्पिरिट में समझना होगा और फिर उसको कार्यान्वित करना होगा, उसी भावना से कार्यान्वित करना होगा। केवल संविधान के स्वीकार से हमारा विकास नहीं होगा। यदि हमारा विकास होना है तो हम उन तत्वों को, हम उन सिद्धांतों को किस प्रकार से अमल में लाते हैं, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पर हमारा विकास निर्भर करता है। डॉक्टर अंबेडकर भी भाषण के समारोह के समय कहते हैं, संविधान अच्छा है, संविधान काम लायक है, कार्य कर सकता है शांति के समय और युद्ध के समय भी, यह देश को एक संग रख सकता है, परंतु यदि कुछ गलत होता है तो इसको कार्यान्वित करने वाले अधम है, यह मानना चाहिए। संविधान बुरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए।